राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने चर्चा किया था पहले भी नैतिकता का। नैतिकता एक बहुत बड़ी चीज है। बगैर नैतिकता का किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं रह जाता और इसी बात को दोहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और वहाँ के पूर्व पुलिस कमिश्नर से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर। पूर्व पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपए की मांग उनसे की गई थी। यह उगाही का मामला था। इस पर काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, बैठकें होती रही और देशमुख अपने कुर्सी से चिपके रहे, जबकि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देनी चाहिए थी। उन्होंने नैतिकता को ताक पे रख दिया। परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वे चले गए अपने एडवोकेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो इस जांच को रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ शब्दों में कहा कि यह 2 महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। इसलिए सीबीआई अपनी जांच जारी रखे। अब सवाल ये उठता है, जो अंतोगत्वा बात वही आई, नैतिकता की, निष्पक्षता की, विश्वास और भरोसे की, जिसका हम जिक्र पहले भी राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में करते रहे हैं और बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि यह राष्ट्र आपका है। चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, सभी की एक जिम्मेवारी है कि वह अपने पद पर बैठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्र हित में अपना काम करें, ताकि राष्ट्र सर्वप्रथम बन सके। हम बात करते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की, हम बात करते हैं राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की, लेकिन जब बात नैतिकता की आती है, जब बात हमारे अपने ऊपर आती है, तो हम उसी नैतिकता को भूल जाते हैं और बचाव के सभी हथकंडे अपनाने लगते हैं। और जब तक यह सिलसिला चलता रहेगा, तब तक सभी के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह आता रहेगा, जो फिर नैतिकता कहाँ है। जिसकी शपथ लेकर आप मंत्री के पद पर, जिसका शपथ लेकर आप पदाधिकारी बनते हैं, शपथ लेकर आप कलम उठाते हैं, शपथ लेकर आप न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं, अगर निष्पक्षता नहीं होगी तो फिर आपके नैतिकता पर सवाल उठेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में
हम आपको बताएं कि कोरोना फिर से एक बार विकराल रूप धारण कर लिया है। उसके बचाव के सभी तरीके अपनाए जा रहे हैं। लोगों के मन में एक शंका है कि कर्फ्यू के बाद कहीं लॉकडाउन की नौबत ना आ जाए। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। आप उसके बचाव की दिशा में ध्यान दें। आप वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं, क्योंकि भारत 2 वैक्सीन बना चुका है और सभी जगह कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ और मुंह की सफाई, साथ ही वैक्सीन लगाकर आप कोरोना को हरा सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अब हम आपको बताएं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आपको धरना और प्रदर्शन करने का, अपनी मांग के लिए आवाज उठाने का अधिकार तो है, लेकिन आप अराजकता नहीं फैला सकते, आप सड़कों पर गंदगी नहीं फैला सकते, आप यातायात को बाधित नहीं कर सकते। आम लोगों को परेशानी हो या कोई सरकारी अधिकारी अपना काम कर रहा है तो आप उसके काम में बाधा नहीं डाल सकते। कोई भी कानून आपको यह अधिकार नहीं देता है। आपको धरना प्रदर्शन करने का, अपनी मांग के लिए आवाज उठाने का अधिकार कानून देता है, लेकिन अराजकता फैलाने का अधिकार कानून आपको नहीं देता। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश दिवस मनाने पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में श्री तेग बहादुर के 400वां प्रकाश पर्व मनाने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नेक संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव हेतु राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सभी लोगों के सजग एवं सचेत रहने से ही कोरोना से मुक्ति पाई जा सकती है। इसलिए अपने और अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगातार सतर्क रहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सचेत और सतर्क रहें तभी स्वस्थ रहेंगे। खुद सतर्कता बरतने के साथ साथ समाज के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना है। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना है। उन्हें पूरा विश्वास है कि सबके सहयोग से इस वैश्विक महामारी से निपटने में जरूर कामयाब होंगे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मास्क का उपयोग जरूरी है। घर से बाहर निकलने की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। साथ ही उन्होंने कहा कि 45 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ या अन्य लक्षण होने पर कोरोना जांच अवश्य कराएं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की पहल पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर 4 लेन पुल और 8 लेन पहुंच पथ का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सितंबर 2024 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। मालूम हो कि पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने निर्माण कार्य शुरू करने के लिए महानिदेशक सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजकर अनुरोध किया था।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने गया में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण करते हुए भर्ती मरीजों की स्थिति, इलाज, दवा एवं खान पान इत्यादि के संबंध में चिकित्सकों, भर्ती मरीजों तथा उनके परिजनों से जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर उन्होंने मरीजों का स्वास्थ्य बुलेटिन नियमित रूप से जारी करने का निर्देश दिया। नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा की अध्यक्षता में अंतर विभागीय जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। इस अवसर पर उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण एवं टेस्टिंग कार्य में प्रगति लाने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु टेस्टिंग एवं वैक्सीनेशन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा तथा पुलिस अधीक्षक श्री अवकाश कुमार ने संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय के भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन का निरीक्षण किया तथा आमजनों को मास्क के प्रयोग के लिए प्रेरित किया। अरवल की जिला पदाधिकारी सुश्री जय प्रियदर्शनी की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण में तेजी लाने हेतु समीक्षा बैठक की गई। इसकी रोकथाम एवं बचाव को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। नालंदा के जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बिहार शरीफ आयोजना क्षेत्र के मास्टर प्लान से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। इसका मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य DDF कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा किया जाना है। अररिया के जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार CH की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारी के संबंध में कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय स्थित आगमन हॉल में बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अंदर बेहतर तैयारी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने मत्स्य पालन में नव प्रवर्तन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु बायोफ्लाक तकनीक का उद्घाटन किया। मत्स्य उत्पादन योजना के अंतर्गत टेहटा मखदूमपुर के लाभुक श्री राजेश कुमार द्वारा बायोफ्लाक तकनीक शुरू किया गया है। समस्तीपुर के जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला चाइल्ड लाइन सलाहकार परिषद की समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर उन्होंने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को बाल यौन शोषण के मामलों की अद्यतन जानकारी लेने और न्यायालय व्यवस्था के सहयोग से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कोरोना से संबंधित दिशा निर्देश जारी करते हुए कोरोना काल में लोगों को होम आइसोलेशन की सलाह दी। दूसरा, उन्होंने कोरोना टेस्ट को भी बढ़ावा दिया। तो वहीं पीएम मोदी ने कोरोना पेशेंट के दायरे में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की बात की, जिससे कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। जिसे लेकर आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी कार्यालय में आप विधायिका आतिशी ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि पीएम मोदी द्वारा बताए गए दिशा निर्देश दिल्ली सरकार के कोरोना मॉडल में पहले से ही मौजूद हैं, जिसे प्रधानमंत्री अब बाकी राज्यों को अपनाने की बात कर रहे हैं। बढ़ते हुए कोविड केसेस की वजह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक बैठक करी। कोरोना के केसेस को बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों को कई हिदायतें दी। हमें इस बात की खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली ने जो अनेकों कदम उठाए हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, कोरोना को सफलतापूर्वक जो कोरोना की फर्स्ट वेव थी उसको जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने कंट्रोल किया, जो कदम उठाए, आज प्रधानमंत्री जी वो सारे कदम पूरे देश को उठाने को कह रहे हैं। तो हमें इस बात की खुशी है कि जिस तरह अलग अलग फील्ड्स में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा हो, जिस तरह से दिल्ली मॉडल को पूरे देश में पहचाना जा रहा है और अलग अलग राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कोविड को कंट्रोल करने के लिए भी दिल्ली मॉडल को पहचाना है। एक तरफ देश के किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर महीनों से दिल्ली की बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के किसानों के हितों को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है।
आपको बता दें कि राज्य कृषि मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर सवाल उठाया कि दिल्ली में गेहूं की फसल तैयार है, कटाई शुरू है, लेकिन खरीद नहीं हो रही है, जिसका जवाब आज भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में विपक्ष नेता रामवीर सिंह बिदुरी ने देते हुए गोपाल राय के सवाल को बेबुनियाद बताया। मंत्री श्री गोपाल राय ने परसों मीडिया के सामने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एफसीआई किसानों का गेहूं नहीं खरीद रही है। मैं आज सारे कागजात लेकर आया हूं। 6 तारीख को एफसीआई ने दिल्ली के किसानों से 158 क्विंटल गेहूं खरीदा। हमारे पास रसीद भी है। 1 अप्रैल से खरीदारी का कार्य एफसीआई के द्वारा शुरू किया गया। मायापुरी में, नरेला में और नजफगढ़ में किसानों से गेहूं खरीदा जा सके, उसके लिए एफसीआई ने सेंटर बनाए और दिल्ली सरकार को जो जानकारी एफसीआई को उपलब्ध करानी थी वह नहीं कराई गई। 6 तारीख को हमारे दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत के नेतृत्व में सैकड़ों किसान नरेला मंडी पर एकत्रित हुए और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ऊपर यह दबाव बनाया कि एफसीआई 1975 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से किसानों से गेहूं खरीदना चाहती है। जो किसान गेहूं लेकर आए हैं, केवल आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड देकर उसको वेरीफाई करना है। 6 तारीख को दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने वेरिफिकेशन का काम किया और 158 क्विंटल गेहूं एफसीआई ने खरीदा। एफसीआई ने इनको जो पत्र लिखे हैं उनका इन्होंने जवाब तक नहीं दिया और 6 तारीख को एफसीआई ने खरीदारी करी है। इनके अधिकारियों ने बाकायदा वेरिफिकेशन की है किसान की और रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करके बताया है कि हाँ, ये जो किसान है इनकी इतनी जमीन है और इनका गेहूं खरीदा जाए। तो ये केवल वेरिफिकेशन का काम करे, जिससे कि किसान को 1975 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से जो कीमत मिल रही थी वो मिल सके और 50% जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो देंगे, तो 900 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से वो दें। 1975 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से मोदी जी की सरकार दिल्ली के किसानों को दे रही है। कोरोना वायरस के फिर से बढ़ते संकट को देखते हुए प्रशासन एक बार फिर सख्त होता नजर आ रहा है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है तो कहीं वीकली लॉकडाउन लगाया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ देश में तेजी से टीकाकरण भी जारी है, पर कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है और राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम लगातार आप लोगों को कोरोना से संबंधित सारी जानकारी दे रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम कोरोना काल में देश के कोने कोने से गलियों, सड़कों, एयरपोर्ट्स व रेलवे स्टेशन का नजारा आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक यहाँ कर्फ्यू है रात्रि। और ये देखिए, ये ऑटो चालक यहाँ पे खड़े हैं अपने ग्राहकों के इंतजार में। जब ट्रेनें आती हैं तभी लोग दिखते हैं, अन्यथा पूरी वीरानगी नई दिल्ली स्टेशन पर देखने को मिल रही है और आम नागरिक भी यात्रा कम कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग सभी मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी। नई दिल्ली स्टेशन में भी वीरानगी छाई है और मामला कोरोना का है और रात्रि 10 बजे से 5 बजे सुबह तक
महानगर दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू है। क्या माहौल दिख रहा है, बिल्कुल खाली खाली सा नजारा है। क्या कारण है? खाली खाली तो क्या करें, माहौल ही खराब हो गया है। माहौल खराब है तो खाली रहना पड़ेगा, अपनी सावधानी पूरी बरत के चलना पड़ेगा। तो पूरी वीरानगी छाई है स्टेशन पे। हाँ जी। तो आप कहाँ से यात्रा करके आ रहे हैं? हम अहमदाबाद से आ रहे हैं। तो क्या अहमदाबाद में कैसी भीड़ दिखी आपको? फिर अहमदाबाद में भी कोई भीड़ नहीं है प्लेटफॉर्म पे। साकेत के इग्नू रोड में हूँ और आप यह नज़ारा देखें, वीरानगी छाई हुई है और आवश्यक काम से ही लोग निकलना प्रारंभ किए हैं। अन्यथा जिन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं हो घर से नहीं निकल रहे हैं। पूर्ण रूपेण वीरानगी का नज़ारा हर जगह देखने को मिल रहा है। अन्य दिनों की तरह यात्रियों को आज बस मिलने में परेशानी हो रही है। क्या सर बस आ रही है टाइम से? आ रही है टाइम से बस। कितने देर से खड़े हैं आप? 20 मिनट हो गई। 20 मिनट से कोई नहीं बस आ रही है? नहीं रोकते ही नहीं है। फिर बस में रोक नहीं रहे हैं? आपने तो देखा ही अभी। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आधा पौन घंटा हुआ खड़ा खड़े। तो देखिए इन्हें 20 मिनट और इन्हें तकरीबन 45 मिनट से खड़े हैं। क्या सर बस समय से नहीं मिल पा रही है? बस कहाँ समय से है, और है भी तो आगे पीछे भागती है बस। आती में तो सब आगे पीछे, टाइम कुछ नहीं बस होगा। तो यही स्थिति कमोबेश महानगर दिल्ली के सभी बस स्टैंडों पर देखने को मिल रही है। कोरोना के मामले भी काफ़ी बढ़ रहे हैं और बस स्टैंड पे बस कम आ रही है, बस रुक नहीं रही है। यह शिकायत यात्रियों के द्वारा किया गया है। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता है, जिसमें से एक है मनसा माता। और राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम आज आपको दिल्ली के नरेला स्थित मनसा देवी मंदिर के दर्शन करवाने जा रही है। देवी मनसा भगवान शंकर की मानस पुत्री है, इसलिए उनको मनसा कहा जाता है। परंतु कई पुरातन धार्मिक ग्रंथों में इनका जन्म ऋषि कश्यप के मस्तिष्क से हुआ था, इसलिए भी उन्हें मनसा कहा गया है। कहा जाता है कि मां मनसा की शरण में आने वाले भक्तों का कल्याण होता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए श्री मनसा देवी माता की जय। आज सभी अपने सम्मानित दर्शकों को माता मनसा देवी मंदिर जो सिंघोला ग्राम में नई दिल्ली शहर में है और 500 से 700 साल पूर्व इसी स्थान पर माता मनसा देवी स्वयं प्रकट हुई थी। और कहा जाता है कि मिट्टी निकालने के लिए जब कुम्हार पति पत्नी इसी स्थल पर पहुँचे थे, सिंघोला गांव है महानगर दिल्ली के नरेला के पास स्थित यह गांव आज मनसा देवी माता के मंदिर के कारण पूरे विश्व में सुविख्यात हो चुका है। तो आज मैं अभी सभी सम्मानित दर्शकों को माता मनसा देवी जी का मंदिर और उनका दर्शन करवाऊंगा। माता मनसा देवी के भव्य स्वरूप का दर्शन करवा रहा हूं और माता के दरबार में जो भी अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं, माता मनसा देवी महारानी उनकी मनोकामना को पूर्ण कर उनके सारे कामों को पल में संवार देती हैं। जो नरेला के समक्ष स्थित माता मनसा देवी का दरबार बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से निराला है और नवरात्रों में यहाँ आध्यात्मिक रूप से तंत्र विधि से माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो हमारे साथ में महाराज जी हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? जय माता दी। महंत आचार्य अरुण कौशिक जी। कौशिक जी, माता के विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। माता रानी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ भगवती मनसा देवी नरेला धाम में विराजमान सभी के कष्टों को हरने वाली है। माता रानी का प्राकट्य सन 1852 ईस्वी में नरेला धाम में ही प्रकट हुई थी। जो एक भक्त को मिट्टी खोदते समय माता रानी की प्रतिमा प्राप्त हुई। दर्शन करने के लिए
दूर दूर से भक्त माता रानी के दरबार में आते हैं और माता रानी को श्रीफल अर्पण करते हैं और अपनी मनोकामना। यहाँ तो विश्व भर के लोग आते हैं जो मनसा देवी माता की महिमा से परिचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की आजादी और फिर लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल गए थे डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अंसार गजवत उल हिंद का प्रमुख ढेर शोपिया और त्राल में कुल 7 आतंकवादी मारे गए। देश में कोरोना के एक दिन में 1,31,968 नए मामले सामने आए, वहीं 780 और लोगों की मौत हुई। ममता को चुनाव आयोग का एक और नोटिस, 10 अप्रैल तक मांगा जवाब। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते संकट के बीच टीके की कमी होना बहुत गंभीर समस्या है और केंद्र सरकार को पक्षपात किए बिना सभी राज्यों की मदद करनी चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा है कि दूसरी लहर में मृत्यु दर में कमी आई है। अभी 4.25 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक हमारे पास। मुंबई से जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़, कल्याण ठाणे समेत कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर मामला, फैसले से संतुष्ट नहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, हाई कोर्ट में देंगे चुनौती। पिछले 2 सत्रों में 1,000 रुपए महंगा हुआ सोना, आज इसमें आई गिरावट। आज आईपीएल की शुरुआत में रोहित कोहली की विराट टक्कर, उद्घाटन मुकाबले में मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच घमासान। राष्ट्र सर्वप्रथम मजबूत कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि राष्ट्र का उन्नति का प्रथम कार्यक्रम सब नागरिकों का ये है कि वो राष्ट्र के कार्यशैली के अंदर पूरे जोर से कंधे के साथ कंधा मिला के आगे बढ़कर काम करे और आपस के मतभेदों को छोड़कर राष्ट्र के हित के अंदर जो भी कार्य प्रणाली है उसको आगे लेके चले, तभी राष्ट्र आगे बढ़कर आएगा। भारत ने अब तक काफी विकास किया है, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से विदेशों तक पहुंचकर सारे विदेशों में भारत की मान्यता को प्राथमिकता दिलवाई है, प्राथमिकता उनको उन देशों ने मानी है। लेकिन इसका विकास जब तक देश से एक्सपोर्ट्स जो निर्यात का काम है, अगर वो बहुत जोर शोर से नहीं होगा तो वो कार्यक्रम देश उन्नति के मार्ग पे, प्रगतिशील मार्ग पे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम सारे इंडस्ट्रीज में, सारे व्यापारिक जितने भी संस्थान हैं उनके अंदर कि हम जो भी कार्यशैली में करें, हम इस प्रकार का प्रोडक्ट लेके आएँ ताकि विदेशों के अंदर उन प्रोडक्टों की एक्सेप्टेबिलिटी हो और भारत के प्रोडक्ट की मान्यता, भारत के प्रोडक्ट की क्वालिटी, भारत के प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी सारे विश्व के अंदर एक पूर्ण रूप से हो, ताकि हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस जो है वो जो भी हैं वो आगे से बहुत बढ़ चढ़ कर निकल के आए, ताकि जितनी निर्यात बढ़ेगी उतना ही हमारे अंदर बाहर का सारी मुद्राएं आएंगी और वही हमारी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं? अगर आपका अपने देश के प्रति आपकी आस्था नहीं होगी, विचार शक्तियों में बहुत कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की कमियों को उभारने की चेष्टा करें। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है? अब कोई भी काम है, काम एक टीम वर्क के माध्यम से होता है। अगर टीम के अंदर कोई एक गलत आदमी आ जाए या उसकी विचार शक्ति गलत हो या उसकी विचार शक्ति में पॉजिटिविटी नहीं हो तो वो कार्य जो है वो पूर्ण ढंग से संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए राष्ट्र की उन्नति के अंदर वो बाधकता हमेशा बनी रहती है। सिस्टम इस प्रकार के क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए ताकि कोई भी नागरिक जिसका एक सर्वप्रथम अधिकार है और उचित अधिकार है और संविधान के अंतर्गत उसके पास अधिकार है,
उनका सदुपयोग हो। राष्ट्र सर्वप्रथम